हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी एक लकी सब्सक्राइबर को हमारी तरफ से दिया जाएगा अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए। लेक्चर के बीच में मैं कहीं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका सही जवाब देने वाले किसी भी 2 लकी कंटेस्टेंट्स को हमारी तरफ से दिया जाएगा पेटीएम कैश। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके 2 पार्ट में दे चुका हूँ और आज लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। आज हम इसे ख़त्म करेंगे, हो सकता है थोड़ा लेंथी हो जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 आज हम लोग करेंगे और फाइनल पार्ट है। तो पिछले लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन से शुरू करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। पिछले लेक्चर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि छोटी आंत और बड़ी आंत में डिफरेंस क्या है, और छोटी आंत बड़ी है या बड़ी आंत। तो बेसिकली देखते हैं। तो जो बड़ी आंत है उसकी साइज होती है 1.5 मीटर ऑलमोस्ट, मतलब 1.5 मीटर लॉन्ग होती है हमारी बड़ी आंत। और छोटी आंत कितनी थी? 6.25 मीटर लॉन्ग, मतलब इससे लगभग 5 गुना ज़्यादा लंबी थी। तो उसे छोटी आंत, इसे बड़ी आंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटी आंत जो थी उसका डायमीटर कम था और बड़ी आंत का जो है डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डायमीटर की वजह से इसे बड़ी आंत कहा जाता है, ठीक है। ये क्या, एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है छोटी आंत के ऊपर से, ठीक है। देखिए ये सीकम से शुरू होता है आपका असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, उसके बाद सिग्मोइडल कॉलोन के बाद तुम आपका रेक्टम और एनस आ जाएगा। तो ये एक यू शेप उल्टा यू बन रहा है, ठीक है। तो ये चारों पार्ट हैं इसके, और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो शुरू होती है, जिसे पहला पार्ट कहते हैं सीकम। सीकम में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आके मिलती है और यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है, ठीक है। जस्ट ऐसी जंक्शन है जहाँ पे दोनों इलियोसिकल, इलियम और सीकम मैंने पिछले में बताया था। इलियम लास्ट पार्ट था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सीकम क्या है? इनिशियल पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इलियम और सीकम जहाँ मिलते हैं उसको, वहाँ पे क्या होगा? इलियोसिकल वॉल्व होगा। वो वॉल्व जहाँ पे ओपन होता है वहाँ से आपका सीकम का रीजन शुरू होता है। सीकम के पास रीजन में एक एक्स्ट्रा हमारे पास फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, जो एक एंड से बड़ी बंद होती है, ठीक है। ये लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और बेसिकली जो इसका काम है, जो हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये हमारी बॉडी में यूजलेस है। इसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, यूजलेस ऑर्गन होता है, क्योंकि इसका काम क्या है? ये वो ग्रीन प्लांट्स जो हम लोग लेते हैं, क्लोरोफिल से जो हमें आता है, क्लोरोप्लास्ट वाले पोर्शन, क्लोरोप्लास्ट वाली चीज़ों को ये पचाता है। तो हम लोग ऐसा कुछ तो हमें पचाना नहीं होता है, ठीक है। तो ये एनिमल्स में तो एक्टिव होता है, लेकिन हमारे बॉडी में ये एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सीकम के बाद आपका पोर्शन आ जाएगा असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन क्या है? सीकम के जस्ट बाद जो ऊपर की तरफ आपने देखा था उठ रहा था उसे, जो कर्व रीजन था, लेफ्ट हेपाटिक फ्लेक्चर जिसे कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? ये आपका ट्रांसवर्स कॉलोन आ जाएगा, अनुप्रस्थ कॉलोन जिसे कहते हैं, जो मैंने आपको फिगर में समझाया था। और ये ड्यूडेनम के जस्ट ऊपर, मतलब ड्यूडेनम जो आपका है उसके ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और स्टमक के, ड्यूडेनम में स्टमक के जस्ट नीचे आपका ये पोर्शन पड़ता है, ठीक है। और मैक्सिमम एरिया यही इसी का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका डिसेंडिंग नीचे की तरफ जब आएगी तो डिसेंडिंग कॉलोन हो जाएगा। डिसेंडिंग कॉलोन के बाद आपका एस शेप बन रहा है, थोड़ा सा सिग्मोइडल शेप बनेगा, तो उसे हम कहेंगे एस शेप का हल्का सा कर्व बनता है, जिसे हम सिग्मोइडल कॉलोन कहेंगे। तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था कि सारे मिनरल्स जो थे, सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके हो चुका। अब बचा क्या है? अब जो भी हमारा वेस्ट, जो पार्टिकल, जो फूड बच जा रहा है हमारा, वो आएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, कि जो वाटर कंटेंट होता है आपके फूड में, एक्सक्रीशन में, उसको, उस वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ताकि वाटर की कमी हमारी बॉडी में उतनी ज़्यादा ना होने पाए। तो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हमारा लिक्विफाइड फॉर्म में था हमारा एक्सक्रीटा, जो उसके बाद जो बच जा रहा है वो आपका एक्सक्रीटा या वेस्ट पार्ट मटीरियल ही कहेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सॉलिडिफाई, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और सॉलिडिक फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो इतना सा काम यहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। चलिए
इसके बाद का पोर्शन जो है वो रेक्टम है और आपका एनल कनाल है। तो रेक्टम और एनल कनाल का बेसिकली क्या काम है? रेक्टम और जो है वो आपका थोड़ी देर जो वेस्ट मटेरियल आपका बचा है उसे स्टोर करके रखता है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर डायलेटेड ट्यूब होती है और 3.8 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है, जहाँ पे स्पिंचर मसल्स यहाँ होते हैं, एनस के स्पिंचर मसल्स होते हैं, ठीक है। जिसमें जो इंटीरियर पोर्शन होगा उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, ताकि कंट्रोल अंडर हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो हमारा उसके कंट्रोल में रहता है, ठीक है। ये हम जब उसका जिस तरीके से यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक्सक्रीशन से जस्ट पहले हमको जब एक्सक्रीट करना हो तभी हम करें, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। फंक्शंस क्या है आपके लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कनाल तीनों के कंबाइंड फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने फंक्शन बता ही दिया था, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होना था, ठीक है, वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फीसेस, मतलब जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको हम फीसेस कहते हैं, वो मिलेगा। और कुछ मिनरल सॉल्ट्स और वाइटामिन्स या फिर जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो भी ब्लड कैपिलरीज जो होंगी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो विटामिन के और फोलिक एसिड का सिंथेसिस होगा, जो कि इकोलाई और एंटेरोबैक्टर एरोजीन्स के हेल्प में और क्लोस्ट्रीडियम पेरिफेरेंजिस इनके हेल्प से होता है। यहाँ पे विटामिन के और फॉलिक एसिड का सिंथेसाइज होगा, ठीक है। इसके बाद आपका डिफेक्शन मतलब बहिःक्षेपण, क्योंकि हम एक्सक्रीशन करते ही हमारे जो हमारे भी एक्स्ट्रा बच जा रहा है उसका क्या करना है, वो तो किसी काम का है नहीं, तो वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं, बहिःक्षेपण जिसे कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बहुत सारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में, क्योंकि फूड के डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम्स और वाइटामिन्स आपने देखा लग रहे थे, तो वो कहाँ से आ रहे थे, वो कौन किसी ऑर्गन्स से जो इन डाइजेस्टिव और मतलब इन वाइटामिन्स और उसको दे रहे थे, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड होगा 3 पेयर्स होंगे ये। इसके अलावा पेनक्रियाज, लीवर, ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये सारे ऑर्गन्स हमको कहीं कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे जो कि हेल्पफुल होगा डाइजेशन में, ठीक है। तो सीक्वेंसली देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन क्या क्या सिक्रीट करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जिसे हम लार ग्रंथियाँ कहते हैं, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। हमारा जो सलाइवा होता है वो ओरल कैविटी, क्योंकि हमारे फूड का डाइजेशन मैंने पहले ही बताया था कि माउथ से शुरू हो जाता है, वहाँ से सलाइवा आएगा, वो फूड में मिक्स होकर उसे काइम में कन्वर्ट करता था, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी जो है, मतलब जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं तीनों, वो ऑलमोस्ट 1.5 लीटर सलाइवा पूरे दिन में सिक्रीट करते हैं। सोचिए 1.5 लीटर सलाइवा ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर, मिनरल सॉल्ट, एंजाइम्स, म्यूकस, लाइसोजाइम और कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए फिगर से आपको पता चलेगा, सबलिंगुअल ग्लैंड आपका इधर है, ठीक है। जस्ट माउथ में देखिए नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, उसके नीचे आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, और आपका पैरोटिड ग्लैंड ये कान के जस्ट बगल में जो है वो आपका पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। ये 3 आपके ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा भी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड जिसे हम कर्ड मूल ग्रंथियाँ कहते हैं, क्योंकि जो हमारे मोलर्स होते हैं, ठीक है, मोलर्स के जस्ट पीछे पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम पैरोटिड ग्लैंड या कर्णमूल ग्रंथियाँ कहते हैं, ठीक है। और इसकी ओपनिंग जो है ये दांत के पास से होती है, माउथ से, ठीक है। सेकेंड अपर मोलर ट्रीथ जो होगा, ऊपर से जो सेकेंड मोलर ट्रीथ होगा वहाँ से ये ओपन होता है और वहाँ से सलाइवा सिक्रेट करता है। इसके बाद आपकी अधोहनु ग्रंथियाँ, जिसको सब मैंडिबुलर ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। ये जब जॉज के नीचे थी, मैंने दिखाया था, ठीक है। और ये माउथ के फ्लोर पे आपकी ओपन होंगी और वहाँ से टंग के जस्ट ऊपर फ्रेनुलम जो होता है टंग का, वो जब मैं टंग आपको समझाऊंगा फिर से डीप में, तब वहाँ पे देखेंगे फ्रेनुलम क्या पार्ट था, वहाँ पे आपका ये सिक्रेट करती हैं अपनी लार, ठीक है, सलाइवा को सिक्रेट करती हैं। और तीसरी है आपकी सबलिंगुअल मतलब अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। ये कहाँ है आपकी, ये सब मैंडिबुलर के नीचे मैंने फिगर में देख ही रहे थे आप, ठीक है। इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, बहुत सारे डक्ट्स ओपन होते हैं आपके जस्ट जो सलाइवा मतलब टंग है उसके नीचे, और वहाँ से सलाइवा सिक्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो
पॉलीसैकेराइड का डाइजेशन, सबसे पहली बात तो क्या करेगा, पॉलीसैकेराइड का डाइजेशन करेगा। इसमें एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम जो होगा वो पॉलीसैकेराइड को ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स शुगर में और उसको बना देगा आपका डाइसैकेराइड माल्टोज में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो शुगर होंगी उसको डाइसैकेराइड माल्टोज में बना देगा, ठीक है। इसके अलावा फूड को लुब्रिकेशन, मैंने बताया था, वो फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि मॉइस्चर हो जाए फूड में और वो आसानी से हमारे डक्ट से पास हो सके, ठीक है। क्लीनिंग, थोड़ा सा क्लेंजिंग में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। माउथ के पार्ट्स को और जो टिश्यूज़ अगर कुछ थोड़ा ब्रेक डाउन हुए हैं तो उन सबको क्लीन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और थोड़ा सा लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम का एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस और कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन और क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, तो थोड़ा सा डिफेंस का हेल्प भी करता है, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो उनको यही कंट्रोल करता है, ये इसके हेल्प से ही वो चलते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा जो होगा वो है पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज देखिए, ये आपका जो एल स्ट्रक्चर दिख रहा है लंबा सा किडनी के ऊपर, वो आपकी पैनक्रियाज है, ठीक है। पैनक्रियाज में आपका पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये आपका पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो ब्लू ग्रीन कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका गॉल ब्लैडर, जो कि कॉमन बाइल डक्ट से आके आपके स्टमक में खुलता है, ठीक है। इसके अलावा डिओडेनम आपका दिख ही रहा है, मतलब स्टमक का नीचे का पार्ट डिओडेनम है, डिओडेनम में ये सारी ओपनिंग होती है। इसके अलावा जब कभी अगर हमें पैनक्रियाटिक कैंसर हो तो आइज़ में देखिए ये येलोइश स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब साइड में से कोने में येलोइश हो जाती है हमारी आंखें, तो ये एक थोड़ी सी पहचान है पैनक्रियाटिक कैंसर की, ठीक है। चलिए, ह्यूमन पैनक्रियाज अग्नाशय फिगर आपने देख ही लिया है, तो ये लगभग 60 ग्राम वजन में होते हैं और 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और एपिगैस्ट्रिक जो होते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन के जस्ट नीचे होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में हमारे। अब इसमें होता क्या, एक ब्रॉड हेड होता है और नैरो टेल होती है, ठीक है। ब्रॉड हेड होगा और नैरो टेल, फिगर हमने देखा था, टेल लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है। जो हेड था वो कर्व होगा, डिओडेनम के साथ में कर्व सी शेप थोड़ा सा बनाएगा स्टमक के जस्ट पीछे, और उसके बाद जस्ट किडनी के सामने, मैंने दिखाया आपको, जस्ट लेफ्ट किडनी के सामने था और स्प्लीन तक पहुंचता है, ठीक है। अब जो पैनक्रियाज वो हमारा ऐसा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, मतलब बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती हैं। अभी हम देखते हैं बहिस्रावी कैसे और अंतःस्रावी कैसे। तो पहले देखते हैं बहिस्रावी, मतलब एक्सोक्राइन पैनक्रियाज क्या करती है। तो बहुत सारे इसमें लोब्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे एल्वेलाई के बने होते हैं, ठीक है, जो कि इसके वॉल्स पे होते हैं और सेल्स सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। सिक्रीटरी सेल्स इसके वॉल्स पे होंगे एल्वेलाई के फॉर्म में, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे डक्ट होंगे और वो जाएंगे आपके डिओडेनम, छोटे छोटे डक्ट होंगे और डक्ट एक्सटेंड करेंगे आपके डिओडेनम पे, क्योंकि इसका जो सिक्रीशन हो रहा है पैनक्रियाटिक जूसेस का वो आपके डिओडेनम में होगा, ठीक है। जैसे वो डिओडेनम में एंटर करेंगे तो क्या होगा, वो सारे डक्ट जितने थे वो कॉमन मिल जाएंगे और एक कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाइल सॉल्ट का सिक्रीशन करेगा बाइल जूस का, तो कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगे और वो जाके उसमें ओपन हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है, जिसको एक हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर मसल होगी वो कंट्रोल करती है, ताकि जब ज़रूरत हो तभी उसका फ्लो होगा, ठीक है। ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, हमारे एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होगा इसका, एक्सोक्राइन फंक्शन होगा पैनक्रियाटिक जूस, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कुछ अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, उसको सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को, ठीक है। इसके बाद आपका एंडोक्राइन फंक्शन देख लेते हैं। एंडोक्राइन एज एन एंडोक्राइन क्या काम करता है, जब एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं पूरे पैनक्रियाज में आपके फैले होते हैं, जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई डक्ट नहीं होते हैं, इसमें जो हार्मोन्स होते हैं सीधा ब्लड में, जो ये हार्मोन्स रिलीज करें, इसमें कोई डक्ट नहीं होता इसके लिए, जो हार्मोन्स वो रिलीज होगा सीधा आपके ब्लड में जाएगा, ठीक है। वो ब्लड में इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है, वो सिक्रीट करेगा, जो कि आपका जो ग्लूकोज लेवल आपका मेंटेन करता है, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जब बीमारी हो जाती है शुगर की, ठीक है, तो उनके कहते हैं इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यहीं पे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में आपकी इंसुलिन बनती है, जिसका फॉर्मेशन अगर रुक जाता है तो लोगों को ये क्या कहते हैं शुगर की प्रॉब्लम
हो जाती है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए, तो फंक्शंस मैंने बता ही दिए बेसिकली, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या कर रहा था। जब हम बात करेंगे डाइजेशन में ये क्या क्या करेगा, तो डाइजेशन में ये एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड ये लाइपेज का डाइजेशन करेगा, एमाइलेज का करेगा, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो है वो, लाइपेज क्या डाइजेस्ट करेगा आपका फैट, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम्स जो होंगे वो आपका प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। ठीक है, पेनक्रिया जो एंजाइम्स पहुँच रहा है जैसे ही वो स्टमक में आपके पहुँचेगा वहाँ पे अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, जो मेन पेनक्रियाटिक जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कह रहे थे वो आपके गॉल ब्लैडर से होते हुए डिओडिनम में जाएगा और जिसे हम एम्पुला ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे दोनों मिलेंगे, आपका डिओडिनम मतलब आपका जो इसके डक्ट्स हैं कॉमन बाइल डक्ट है और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रहा है। ठीक है, जहाँ मिलते हैं उसको हम एम्पुला ऑफ वाटर कहेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जो बाइल है वो क्या करेगा, डिओडिनम में फैट को डाइजेस्ट, फैट और कार्बोहाइड्रेट इसके अलावा प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे थे। ये आपका हो गया आपके एक्सोक्राइन फंक्शन। अब देखते हैं एंडोक्राइन फंक्शन में ये क्या हेल्पफुल करता है। एंडोक्राइन में क्या करता है, दो मेन हार्मोन्स रेगुलेट करता है जो कि ब्लड शुगर लेवल, मैंने पहले आपको बताया ब्लड शुगर लेवल सेक्रेट कर रहे थे, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को लो करेगा जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ग्लूकागोन क्या करेगा, अगर बहुत कम हो जा रहा है आपका ब्लड शुगर लेवल तो उसे हाई करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है बैलेंस करने में। जो ग्लूकोज लेवल वो किडनी और ब्रेन में को बैलेंस रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर लोगों को प्रॉब्लम बहुत हो जाती है जब शुगर लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी प्रॉपरली काम करना बंद कर देती हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे आपका लीवर, और ये आपका लास्ट एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होगा लीवर, यकृत। ठीक है, लीवर का फिगर देख लीजिए, आपका ये लोब्यूल जो स्ट्रक्चर है ये आपका लेफ्ट लोब इसोफेगस के जस्ट आगे है आपका और स्टमक के ऊपर, तो आपका लेफ्ट लोब है, राइट लोब है, इसके जस्ट नीचे आपका गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जो होता है वो सिस्टी डक्ट, उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट में देखिए जाके ओपन हो रहा है, जहाँ से वो कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे था आपका, पेनक्रिया से आ रहा था, और यहीं पे आपका वाटर ऑफ एम्पुला बनेगा। ठीक है, चलिए, तो लीवर क्या है, लीवर एक हमारा एसिस्टिव लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड, अगर हम किसी ग्लैंड की बात करें तो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड जो बॉडी का होगा आपका वो होगा लीवर, जो कि 1 से 2.5 किलो के बीच का होता है अपर एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, इसकी जो इंटीरियर मतलब आंतरिक जो मसल्स होंगी वो थोड़ी स्मूथ होंगी, लेकिन जो पोस्टीरियर पीछे वाली मसल्स होती हैं जो डायफ्राम के जस्ट ऊपर होंगी, जस्ट नीचे होती हैं, वो थोड़ा इरेगुलर शेप की होती हैं। ठीक है, जो लीवर है वो एक कैप्सूल होता है जो उसे कवर कर, लीवर को कवर करता है, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। वो एक लेयर बना देता है उसके ऊपर, जिसे हम पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। ठीक है, लीवर में मैंने अभी बताते हैं आपको 4 लोब्स होते हैं, मतलब 4 चैम्बर्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो मोस्ट ऑब्वियस है। लार्ज आपको राइट और लेफ्ट लोब तो मैंने दिखाई दिया था फिगर में। ठीक है, राइट लोब जो होता है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है और जो लेफ्ट लोब होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो इसके अलावा 2 और कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब्स हो गए जो फिगर में आपको दिख नहीं रहे, वो बैकवर्ड एंड पे होते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे हो जाएंगे, तो 4 लोब हो जाएगा आपका। कौन कौन से हो जाते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। ठीक है, जो लोब्स होते हैं उसमें छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं जो कि सीधा हम नेक डाइट से देख सकते हैं। ठीक है, ये करते क्या हैं, एक क्यूबिकल शेप्ड सेल होते हैं जिससे हेपेटोसाइट्स हम जिसे कहते हैं वो सेंट्रल वेन्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो ब्लड है वो आपका वहाँ से आएगा, साइनोसुसाइडल सेंट्रल और सेंट्रिलोबुलर वेन्स होते हैं उसके थ्रू आएगा और लोब्यूल्स में ज्वाइन करेगा, जिससे हम लार्जर वेन्स बनेंगी जब तक वो हेपेटिक वेन्स के साथ ना जुड़ जाए। ठीक है, ये जस्ट उसके ऊपर ये सब कुछ है, किसके ऊपर, डायफ्राम के जस्ट ऊपर। ठीक है, लीवर के फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या है, बाइल जूस का सिक्रीशन कर रहा है हमारा लीवर। बाइल जूस क्या करेगा, जो हमारा एसिडिक काइम जो था जब तक स्टमक में था तो HCl का सिक्रीशन की वजह से एसिडिक हो गया था ना, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए बाइल जूस जो हमारा होता है वो बेसिक नेचर का होता है, वो काइम से जाके मिक्स होगा ताकि हमारा जो फूड है वो थोड़ा बेसिक हो जाए। ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल साइनोसुसाइडल
सिनुसाइड्स आ रही थी उसमें, उसके थ्रू बाइल सॉल्ट्स आएंगे, बाइल पिगमेंट्स और कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा उसमें, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा इंसुलिन के प्रेजेंस में, ठीक है। इसके अलावा फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आपका जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, जो प्रोटीन आपकी स्टमक में रह गई है जिसका डिनेचुरेशन नहीं हो पाएगा, उस प्रोटीन का डिनेचुरेशन आपका यहाँ पे होगा और वो डीएमिनेशन जिसे कहते हैं उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नाइट्रोजिनियस पोर्शन जो होगा उसमें से रिमूव कर देगा और वो नाइट्रोजिनियस पोर्शन जो होता है वो कहाँ जाएगा, आपके यूरिन के फॉर्म में। हम लोग जो यूरिया सिक्रीट करते हैं वो यहीं से आ रहा है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म से जो निकला है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, जो हमारे वॉर्न आउट सेल्स, जो वेस्ट सेल्स होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन करेगा, उसको यूरिक एसिड फॉर्म करेगा, क्योंकि हमारे यूरिन में यूरिक एसिड का भी थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो ये वॉर्न आउट सेल्स के ब्रेक डाउन की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजिनस पोर्शन एमिनो एसिड से रिमूव करा, जो मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स बनाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस भी करेगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का अब्जॉर्ब करेगा, ताकि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर यहाँ तक आ गए हैं किसी तरीके से वो यहाँ पे रुके रहें, ताकि जब कभी ज़रूरत हो उनका यूज़ हो सके। एर्थ्रोसाइट का ब्रेकडाउन में भी बहुत हेल्पफुल होता है और कुछ माइक्रोब्स के अगेंस्ट डिफेंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें कोफर सेल्स होते हैं, फैगोसाइट्स, जो कि क्या करते हैं, जो हमारे वॉर्न आउट सेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट या इनगल्फ करते हैं, ठीक है। और कुछ ड्रग्स जो हम लोग जो दवाएं ले रहे हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी यहीं पे आपका होता है, जैसे इथेनॉल है या अल्कोहल है, तो वो यहाँ उसका डिटॉक्सिफिकेशन आपका यहीं पे होगा, ठीक है। चलिए, इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म मैंने बताई है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन यहीं पे हो रहा है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स जो हैं उनका इनएक्टिवेशन हो जाता है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, थायराइड और कुछ सेक्स हार्मोन को यहाँ पे आके इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद उसका कोई काम है नहीं, ठीक है। तो वो इसमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन ए की सिंथेसिस में हेल्पफुल करता है। विटामिन ए कहाँ से हमें प्राप्त होती है, कैरोटीन। कैरोटीन किसमें होता है, जैसे कैरेट हम लोग खाते हैं उसका जो उसमें कैरोटीन होता है, और बहुत सारे और भी वेजिटेबल्स हैं जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, तो उस कैरोटीन का सिंथेसिस जो होगा विटामिन के फॉर्म में वो यहीं पे होगा, ठीक है। इसके अलावा हीट प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी जो गर्म रहती है, क्योंकि आप कभी टेम्परेचर नापेंगे तो 98.4 डिग्री जो होता है, वो हीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो यहीं से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। क्योंकि मेटाबॉलिक रेट इसका सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। जो हमारी बॉडी का मेन हीट प्रोड्यूसिंग पॉइंट है वो यही ऑर्गन है, ठीक है। इसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन जो आपकी ADE उनका स्टोरेज करेगा। आयरन और कॉपर का स्टोरेज करेगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जैसे BC, राइबोफ्लेविन और नियासिन उसे कहेंगे, उसका भी होगा। उसके अलावा पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का भी ये स्टोरेज करता है, ठीक है। इतने सारे फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। आई होप सब कुछ आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए